नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी कुछ लोगों को थोड़ी सी अलग, विचित्र और उनको हो सकता है कि इन बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन ये बातें सिर्फ वही जान सकता है या समझ सकता है जिन पर ये बीती हुई है। ये कहानी है विजय की। विजय जो कि भगवान में बिल्कुल नहीं मानता था और वो मुंबई में अभी रह रहा था। उसकी जॉब बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहा था जिसमें वो बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो कहा जाता है ना, ऑल सेट लाइफ, वैसी लाइफ थी विजय की। हर दिन काम किया करता था वो और वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी। उसके दो दोस्त उसके सबसे खास और करीबी दोस्त थे, जो कि कॉलेज के वक्त से ही उसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में थे, जिनका नाम था जिगर और गगन। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी और इतनी गहरी दोस्ती हुई कैसे, इनको तो अब ये बात याद भी नहीं थी। तीनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी, शायद इसलिए ये सब एक साथ बहुत ज़्यादा हमेशा रहना पसंद करते थे। कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी जब इनके लाइफ में इनकी जॉब, इनका काम, इनका करियर सब कुछ शुरू हो गया, फिर भी ये एक साथ ही बने रहे हमेशा के लिए। और इस ग्रुप में एक लड़की भी थी जिस लड़की का नाम था सलोनी, लेकिन वो लड़की आज की डेट में विजय की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। विजय सलोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सलोनी शायद उससे भी कहीं ज़्यादा उससे प्यार करती थी, लेकिन दोनों ने कभी भी आपस में एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। उन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय ने कभी भी अपने घर वालों के बारे में कोई भी जिक्र अपने दोस्तों से किया नहीं था और दोस्त भी उससे इस बारे में कभी कुछ पूछते नहीं थे। ऐसे ही उनके एक वीकेंड की पार्टी चल रही थी। अचानक विजय को एक कॉल आया, जिस कॉल के बाद विजय काफ़ी टेंशन में आ गया। सबने पूछा तो विजय ने बस इतना ही बताया कि मैं अभी घर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं जल्दी ही लौटकर आ जाऊँगा। दोस्तों से अलविदा लेकर वो तुरंत अपनी पैकिंग करके अपने घर के लिए निकल गया और उसने जाते वक्त सलोनी से ये वादा किया था कि वो उसे पहुंचते ही कॉल करेगा। सलोनी को उसके फ़ोन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन धीरे धीरे करीब करीब 4 दिन निकल गए और विजय का कोई कॉल नहीं आया। सलोनी जब भी इधर से विजय को फ़ोन ट्राई करती तो हमेशा विजय का फ़ोन बंद आता था। सलोनी की चिंता अब बहुत बढ़ती जा रही थी। उसने बाकी के दोस्तों को, मतलब गगन और जिगर को, ये बात बताई। उनको भी ये बात सुनकर अब विजय की चिंता होने लगी कि ऐसा क्या हो गया है। इतने सालों में विजय ना तो कभी अपने घर गया, ना ही उसने घर वालों का जिक्र किया। अब ऐसा क्या हो गया कि वो घर तो चला गया और फ़ोन करने को बोल के भी फ़ोन भी नहीं किया और फ़ोन ऑफ करके रखा है। पहले तो उनके दिमाग में ये आया कि शायद वहाँ पर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। उन्होंने सलोनी को दिलासा देते हुए कहा, 1 दिन 2 दिन और इंतज़ार करके देखो, वैसे भी हम में से किसी को उसके घर का एड्रेस नहीं पता है, तो हम अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, उसे कैसे ढूंढेंगे। सलोनी को भी दोस्तों की बात सही लगी, इसलिए सलोनी चुपचाप इंतज़ार करने के अलावा अब कुछ कर नहीं सकती थी। अब लगभग
एक हफ्ता बीत चुका था और अचानक एक दिन सुबह के 4 बजे विजय का कॉल आया। सलोनी ने फ़ोन उठाया और वो विजय की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत विजय पर चिल्लाना शुरू किया और उसने कहा, यार ऐसा कौन करता है, इतने दिन हो गए ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और तो और तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है, कौन करता है ऐसा, पता भी है मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी। विजय ने उसकी बात पहले पूरी सुनी और फिर उसे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जब भी फ़ोन करूँगा मैं सिर्फ तुम्हें इसी वक्त पर फ़ोन कर सकता हूँ। सलोनी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसके लिए बड़ी बात ये थी कि विजय कम से कम कॉल करने के लिए बोल रहा था और उसने विजय से जितनी बातें करनी थी उतनी बातें तो नहीं कर पाई। फिर भी 10 मिनट की बातचीत के बाद विजय ने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि वो फिर बाद में फ़ोन करेगा। और अब एक बार विजय से बात होने के बाद सलोनी को कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि विजय दोबारा उसे फ़ोन करेगा। और फिर अगले दिन सलोनी ने दोस्तों को ये बात बताई। दोस्तों ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, अरे तू तो इतने में ही खुश हो जा कि वो तुझे फ़ोन कर रहा है, हो सकता है हमने बोला था ना उसके घर पे कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन सलोनी ने कहा, नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसने मेरे से नॉर्मल बात नहीं की जैसे वो करता है, मुझे नहीं पता। अब अगली बार जब उसका फ़ोन आएगा ना तो मैं उसको यही बोलने वाली हूँ कि मुझे भी तुम्हारे पास आना है, फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। फिर दोनों दोस्तों ने कहा, ठीक है अगर तू जाएगी तो हम भी जाएंगे, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और सलोनी विजय के अगले फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बाद वापस से उसी समय पर विजय का फ़ोन आया। जब विजय का फ़ोन आया तो सलोनी ने उससे अपनी मन की बात तुरंत कह डाली। उसने कहा, तुम कब तक आने वाले हो? विजय ने कहा, मुझे अभी बहुत वक्त लगेगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर सलोनी ने कहा, ठीक है अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास, तुम मुझे एड्रेस बता दो। ये बात सुनकर विजय को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर भी विजय ने कहा, ठीक है मुझे एक काम करो, 1 दिन का टाइम दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आना है या नहीं। सलोनी ये बात सुनकर गुस्सा तो करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच सारा कुछ ऐसे खुलकर नहीं था कि वो इतना हक जता सके, इसलिए सलोनी ने ठीक है कह दिया और फिर विजय ने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन 4 बजे विजय का कॉल आया। विजय ने कहा, ठीक है तुम अगर आना चाहती हो तो तुम आ जाओ, लेकिन यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जैसे जैसे तुम्हें जो जो बताऊँगा तुम्हें वही करना है, उसके अलावा अपना कोई भी दिमाग मत लगाना, और अगर हो सके तो अकेले ही आना, इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सलोनी ने कहा, लेकिन मैंने तो ये बात पहले ही गगन और जिगर को बता दी है। फिर विजय ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने साथ मत आने देना। सलोनी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन बस मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि अब विजय को गए हुए लगभग 1 महीना निकल चुका था। फिर विजय के फ़ोन रखते ही सलोनी अपनी पैकिंग करने लगी और थोड़ी देर में वहाँ पर गगन और जिगर दोनों पहुँच गए। जब उन दोनों ने देखा कि सलोनी अपनी पैकिंग कर रही है, उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि सलोनी कहाँ जा रही है। उन्होंने भी साथ चलने की ज़िद की और ये कहा, देख तेरे को अकेले तो हम जाने देने से रहे, वैसे भी वो जैसे आने के लिए बता रहा है और वो जगह तेरे लिए बिल्कुल नई है, हम तुझे अकेले नहीं छोड़ सकते, हम तो तेरे साथ जाएंगे ही जाएंगे। वो दोनों सलोनी पर बहुत दबाव बनाने लगे। उनका ये कहना था कि अगर वो जाएगी तो उनके साथ जाएगी, वरना वो उनको नहीं जाने देंगे। सलोनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने उन दोनों से कह दिया कि चलो साथ में चलते हैं, और तीनों
विजय के बताए अनुसार जहाँ तक आखिरी ट्रेन आती थी वहाँ तक वो पहुँच चुके थे और वो अब विजय के भेजे जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन गाड़ी तो नहीं आई। एक आदमी था जो स्टेशन के बाहर बैलगाड़ी लेकर खड़ा था और जैसे ही उसने इन शहरी 3 लोगों को देखा, उसने तुरंत सामने से जाकर पूछा कि आप विजय मालिक के दोस्त हैं ना? उन तीनों ने हाँ में जवाब दे दिया और फिर उस बैलगाड़ी वाले ने इन तीनों को सर झुकाकर उनका अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया। उसने बताया कि हमें विजय मालिक ने भेजा है, हम आपको ही लेने के लिए आए हैं, चलिए जाते हैं। उन तीनों ने सामने जब बैलगाड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि विजय के पास वहाँ शहर में तो इतनी महंगी गाड़ी, इतना महंगा बंगलो और यहाँ गांव में बैलगाड़ी, ये उनके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लेकिन फिर भी वहाँ तक जाना तो था और उन्हें रास्ता नहीं पता था, इसलिए उनके पास उस बैलगाड़ी में बैठकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तीनों अपना अपना सामान वहाँ बैलगाड़ी पर रखने लगे, लेकिन उस बैलगाड़ी वाले ने मना कर दिया और उसने तीनों का सामान उठाकर बैलगाड़ी में डाला और फिर तीनों को बैठने को कहा। तीनों जैसे तैसे बैलगाड़ी में बैठ गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ना तो बैलगाड़ी कभी देखी थी और ना ही वो उस पर कभी बैठे थे। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन फिर भी तीनों साथ थे, इतना काफ़ी था। तीनों बैलगाड़ी में अब बैठ चुके थे और उनका सफ़र शुरू हो चुका था। वो वहाँ से काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके थे। करीब करीब 3 घंटे निकल चुके थे। उस बीच उन्होंने बहुत ही बुरे रास्ते, अजीब से जंगल, अजीब से गांव, सब कुछ पार कर लिया था और उनके मन में ये सवाल आ रहा था कि और कितनी दूर है उसका गांव। लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन आखिरकार सलोनी से सब्र अब नहीं हो पा रहा था। सलोनी ने सवाल पूछ ही दिया कि अब और कितनी दूर जाना है। बैलगाड़ी वाले ने कहा, बस थोड़ी दूर और, हम बस पहुंच ही गए हैं। और करीब करीब 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद वो एक गांव में पहुंचे और जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहाँ उन्हें कहीं भी विजय नहीं दिख रहा था। लेकिन काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनका बहुत बड़ा ग्रैंड स्वागत किया गया और फिर उनको घर के अंदर आने के लिए कहा गया। वो सब घर के अंदर आने से पहले ही सवाल पूछने लगे, विजय कहाँ है? लेकिन वहाँ पर एक पंडित जी खड़े थे। उन्होंने घर के अंदर इशारा करते हुए कहा कि वो अंदर हैं, आप सब चलिए, वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो तीनों तुरंत घर के अंदर दाखिल हो गए। घर बहुत ही बड़ा था। उस घर में जब वो अंदर जा रहे थे तो हर जगह, हर दरवाजे के पास कोई ना कोई सर झुकाए खड़ा मिलता। लगता जैसे कितना सारा पहरा वहाँ पर बिठा रखा है और वहाँ का माहौल उनके लिए बहुत ही अजीब सा था। लेकिन उन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए उन सबको तो अपने दोस्त से मिलना था, इसलिए वो अंदर जाते चले गए। जब वो अंदर, काफ़ी अंदर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि विजय एक बड़े से बेड पर बैठा हुआ है और उसने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसको देखते ही सलोनी दौड़कर उसके पास पहुँच गई और तुरंत उससे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इतने दिन हो गए, तुम वापस भी नहीं आए और हमें बुलाया भी यहाँ पर, क्या है, तुम बताओगे? फिर विजय ने मुस्कुराते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा, तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं सारी बातें तुम लोगों को बताऊंगा। अभी तुम लोग बहुत लंबे सफ़र से आए हो, तो चलो पहले हम लोग खाना पीना कर लेते हैं। लेकिन
दोस्तों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन सवाल के साथ साथ पेट में चूहे भी चल रहे थे। इसलिए उन लोगों ने भी खाना ही खाना पहले बेहतर समझा और साथ में सब खाने के लिए बैठ गए। जब वहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठे तो खाने में इतनी सारी वैरायटी थी जो कि इससे पहले शायद उन्होंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाई होगी। यहाँ पर विजय की ठाट बाट देखकर भी ये समझ में आ रहा था कि वो इस गांव के कोई बहुत बड़े या बहुत पहुँचे हुए घराने से है, लेकिन शहर की बात ही अलग थी। फिर भी उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया और वो विजय से बात करने का मौका ढूंढने लगे। विजय ने जब भी उन लोगों ने बात करने की कोशिश की वो टालता रहा और वो यही कोशिश कर रहा था कि उसके दोस्त उससे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, लेकिन उसके दोस्त इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थे। उनको अपने सवालों के जवाब चाहिए ही थे और दोस्तों ने विजय को फाइनली एक जगह पर पकड़ा और उससे सवालों की लड़ी लगा दी और विजय की तरफ से सिर्फ एक जवाब आया, मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मुझे यहाँ पर उनके कुछ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए रुकना पड़ा और मैं तब तक अब शहर नहीं आ सकता जब तक कि मैं उनके सारे अधूरे कामों को पूरा ना कर दूँ। ये सुनने के बाद दोस्तों ने उस वक्त बाकी कोई सवाल पूछना सही नहीं समझा और वो अपने दोस्त को दिलासा देने लगे। उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो तुझे हमें बताना चाहिए था, हमें तेरी फिक्र हो रही थी। लेकिन विजय ने बस यही कहा, ऐसा माहौल नहीं था कि मैं तुम लोगों को फ़ोन करके ये बातें बताऊं और अगर सलोनी ज़िद नहीं करती तो मैं तो तुम्हें यहाँ आने भी नहीं देता और वैसे मैंने सिर्फ सलोनी को बुलाया था, लेकिन तुम लोग आने वाले थे ये मुझे पहले से पता था। तो दोस्तों ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे कैसे पता था? विजय ने कहा, एक तो तुम लोग सलोनी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए मुझे ये बात पता थी। दोस्तों को उसकी बात से सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किया और विजय की ही बात को सच मानकर वो चुप हो गए। ऐसे ही वहाँ पर 2 से 3 दिन और निकल गए, लेकिन विजय किसी सवाल का जवाब नहीं देता था और विजय इन लोगों से मिलता जुलता भी बहुत कम था। वो पता नहीं क्या, लेकिन अलग अलग पूजा पाठ हमेशा करता रहता था, जो उसके दोस्तों के लिए बहुत ही नई चीज़ थी, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले विजय को कभी भी पूजा पाठ करते क्या भगवान का नाम लेते भी नहीं देखा था। उनको ये जानना था कि ऐसा क्या हो गया है, विजय इतना कैसे बदल गया है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था कि वो विजय से बात कर सके। एक दिन अचानक ऐसे ही सुबह में जब विजय सुबह के 4 बजे उठा हुआ था, उनके दोस्तों की मतलब गगन और जिगर की नींद खुल गई और उन्होंने विजय को कुछ अलग सी ही पूजा करते हुए देखा और जिस तरीके से वो पूजा कर रहा था वो विधि भी उनके समझ से बाहर थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो जहाँ पर पूजा कर रहा था वो एक अजीब सी ही से और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा कर रहा था, जो उसके दोस्तों ने चुपचाप खड़े होकर वहाँ पर देखा और कोई सवाल जवाब उस वक्त नहीं किया। बस वो विजय की पूजा को खत्म करने का मौका देख रहे थे और जैसे ही विजय पूजा खत्म करके मुड़ा, उन्होंने देखा कि विजय उस वक्त थोड़ा सा अलग भी दिख रहा था। उनको थोड़ी देर के लिए लगा कि उन्हें कोई सवाल करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको लगा जैसे विजय पहले की तरह ही नॉर्मल है या फिर ये उनका वहम था और उन्होंने तुरंत विजय से पूछा, अरे भाई एक बात बता,
तूने ना तो ज़िंदगी में कभी पूजा पाठ किया, ना ही भगवान का नाम लिया। यहाँ आते ही तुझे अचानक से क्या हो गया है? तू इतना बड़ा पुजारी कैसे बन गया? और ये तू किस तरह की पूजा कर रहा था? ऐसी पूजा के बारे में तो ना हमने कभी सुना है और ना ही देखा है। फिर विजय ने कहा, देखो, इन सब चीज़ों के बारे में तुम लोग जितना ना जानो उतना बेहतर है। और जो भी हो, किसी भी हालत में तुम लोग अंधेरा होने के बाद इस सीमा रेखा के बाहर मत जाना। और वो सीमा रेखा उन दोस्तों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब विजय ने वो चीज़ दोस्तों को दिखाई तब उनका ध्यान गया। फिर उनके मन में और ढेर सारे सवाल आने लगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बात है। और फिर दोस्तों ने विजय पर जोर लगाना शुरू किया कि वो जो भी सच बात है दोस्तों को बता दे। ऐसे घुमाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन विजय ये बातें अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता था। लेकिन उसके ये दोस्त, उसके इतने ज़्यादा करीबी दोस्त, इन चीज़ों से इतनी आसानी से समझने वाले तो थे नहीं। उनको ये बात जाननी ही थी। और ये बात विजय भी अच्छे से जानता था कि जब तक वो दोनों पूरी सच्चाई नहीं जान लेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। फिर विजय ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम लोग को मैं कुछ पहले दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग ये समझ जाओ कि तुम लोग को क्यों अंधेरा होने के बाद इस सीमा रेखा के बाहर नहीं जाना है। तुम सबसे पहले जाओ, जाकर सलोनी को बुला कर लाओ। और जैसे ही ये बात विजय ने बोली, उसने देखा सलोनी पीछे वहीं पर खड़ी थी। फिर विजय ने सलोनी को आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम लोग एक काम करो, एक एक गिलास पानी अपने अपने हाथ में लो। तीनों ने वैसा ही किया। और फिर विजय ने पता नहीं कुछ मंत्र पढ़कर उस ग्लास के ऊपर, मतलब तीनों ग्लास के ऊपर अपना हाथ फेर दिया और कहा कि यहाँ से वो पानी फेंको उस सीमा रेखा के अंदर रहते हुए। दोस्तों ने कहा, ये क्या करा रहा है यार? फिर विजय ने कहा, भरोसा रखो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। जब उन लोगों ने वो पानी फेंका तो उन्हें सीमा रेखा के बाहर खड़ी बहुत ही बड़ी बड़ी भयानक सी आकृतियां दिखने लगीं, जिनको देखकर वो डर गए थे। ये बात अब जिगर और सलोनी तो मान चुके थे कि कुछ न कुछ खतरा है उस सीमा रेखा के बाहर, लेकिन गगन मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर विजय ने कहा, ठीक है, एक काम कर, तू इस रेखा के अंदर रह और अपना हाथ उस रेखा के बाहर करके सिर्फ वो ग्लास टेढ़ा करके पानी गिराकर उधर दिखा। और जैसे ही गगन ने ये कोशिश की, उसे लगा जैसे उसका हाथ किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है। वो चाह कर भी वो हाथ को ना तो हिला पा रहा था, ना ही वहाँ से छुड़ा पा रहा था। थोड़ी देर में विजय ने एक मंत्र पढ़ते हुए तुरंत उसका हाथ अंदर खींचा और उसका हाथ एक झटके से अंदर आ गया। जब गगन का हाथ उसने अंदर लिया तो उसने देखा उसके हाथ पर बहुत ही गहरे और भयानक निशान पड़ चुके थे, जैसे उसका हाथ किसी ने बहुत ही दबाकर और बहुत ही ताकत के साथ पकड़ रखा हो। उसके हाथ पर जो निशान थे वो ऐसे थे, लग रहा था जैसे वो कभी जाएंगे भी नहीं। उंगलियों के जो भी आकार थे वो इतने बड़े थे जो नॉर्मल इंसान के हो नहीं सकते हैं। इतना कुछ देखने और होने के बाद अब वो विजय की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार थे। अब उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि बताओ ये सब क्या है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चीज़ें तो हमारी समझ से बाहर ही है। फिर विजय ने कहा, ठीक है, सब बताता हूँ, अंदर चलो। वैसे तो मुझे ये बातें किसी को बतानी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग मानोगे नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये
बातें कभी भी किसी और के सामने तुम लोगों को जिक्र नहीं करना है। दोस्तों ने तुरंत अपने दोस्त से मतलब विजय से वादा किया और वो तीनों दोस्तों को लेकर एक कमरे में चला गया। वहाँ पर उसने दोस्तों को बताया उसके पिता कोई छोटे मोटे या नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ना जाने कितने भूत प्रेत आत्माओं पिशाच चुड़ैल सबको इन गांव वालों को इन चीज़ों से मुक्ति दिलाई है। और उनके कंट्रोल में भी ये सारी शक्तियाँ पता नहीं कितनी थीं। और ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पिता करते थे, ये काम हमारे पीढ़ियों में सालों से चला आ रहा है। मतलब जितनी पीढ़ियां आज तक हमारी रही हैं उन सारी पीढ़ियों में सब लोगों ने ऐसे ही लोगों की मदद की है। तो फिर इन लोगों ने आज तक जितने भी आत्माओं को छुटकारा दिलाया है या फिर लोगों से अलग किया है, ये वो सारी आत्माएं हैं, लेकिन वो इस सीमा रेखा के अंदर नहीं आ सकती। अगर इस चीज़ को बांधा नहीं जाता तो वो कब का मेरे पिता या फिर मेरे परिवार वालों को सबको मार चुकी होती। और उनके लिए जो भी है मेरे पिता ने ही आज तक उनको रोक कर रखा था। अभी ये जो तू सीमा रेखा देख रहा है ये मेरे पिता ने जाने से पहले बनाया था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो मुझे ये बातें कभी नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में ही यहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मुझे ये सारी चीज़ें पता चले, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें उनके साथ रहकर कभी सीखी नहीं है। फिर भी मेरे पिता, उनके पिता के पिता, इन सारे लोगों ने जिन भी देवी देवता या बाकी बड़ी शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त की थीं, वो सिद्धियां आज मेरे साथ हैं और वो मेरी मदद कर रही हैं। लेकिन ये कब तक करेंगी मैं भी नहीं जानता हूँ। ये बातें सुनकर सारे दोस्तों की डर के मारे अब हालत ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने ये पूछा, तो जब तू इतनी सारी बातें जानता है तो तू फिर यहाँ पर रुका क्यों है? तू यहाँ से निकलकर चला क्यों नहीं जाता? फिर विजय ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? अगर मैं दिन में भी इस रेखा के बाहर निकल जाऊं तो शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद अब ये सारी आत्माएं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं और मेरे पिता की कोई भी शक्ति मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं इनको रोकने में सक्षम नहीं हूँ। तो मुझे इन चीज़ों के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर दोस्तों ने पूछा, अगर ऐसा है तो तू कब तक और कैसे यहाँ पर इतने लंबे समय तक रुकने वाला है? फिर विजय ने बताया कि मेरे पिता की जो भी शक्तियाँ हैं वो किसी न किसी और को ये सारी चीज़ें खुद से कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और जो भी ये चीज़ें कर लेगा उसके बाद ही मैं यहाँ से जा पाऊँगा, क्योंकि वो इन सारी शक्तियों को यहाँ पर बांध या रोक सकता है। फिर मैं यहाँ से ज़िंदा और सही सलामत बचकर निकल सकता हूँ। फिर दोस्तों ने कहा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तू क्यों नहीं करता है? फिर विजय ने कहा, क्योंकि मैं मेरे पिता के साथ शुरू से रहा नहीं हूँ और मुझे ये चीज़ें करनी भी नहीं है, लेकिन इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए किसी न किसी को ये सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। और हैं कुछ लोग जो कि ये शक्तियाँ अपने पास रखे हुए हैं। हाँ, उनको पूरी शक्ति तब मिलेगी जब वो यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाएंगे। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ता है।
उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें अगली पूर्णिमा का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो विधि है वो विधि होने के बाद ही कोई भी मेरे पिता के इस चीज़ के लिए उत्तराधिकारी चुना जाने वाला है। ये बातें सुनकर तीनों दोस्तों के होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है और उत्तराधिकारी कौन और कब बनेगा और उसे चुनने का तरीका क्या है। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, ठीक वैसे ही जैसे आपके मन में है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको कल दूंगी, तो कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आपको ये कहानी अभी तक कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपके अपने डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।